हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, अर्थात रीढ़ की हड्डी है। पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर इंग्लिश ग्रामर अधूरा ही रह जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई पार्ट जरूर आता है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमने पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट नाउन को पढ़ा दिया है, बता दिया है। आज नाउन के बाद प्रोनाउन का नंबर है। आज प्रोनाउन के बारे में डिटेल जानते हैं। प्रोनाउंस क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है वही प्रोनाउन होता है। जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, या प्रोनाउन का डिफिनेशन होता है ए प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक प्लेस द नाउन। ए प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक प्लेस द नाउन या नाउन फ्रेज। ठीक है, इसका एक डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। ए प्रोनाउन इज द नेम ऑफ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक, आगे इसके कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? तो इसको कहेंगे देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, पहला क्या है आपका? पहला प्रोनाउन का नाम क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या है आपका? इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथा क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे ही छठा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सातवां क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आठवां क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नौवां कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और लास्ट डेमोस्ट्रेटिव हो गया है। इंस्टेंसिव, लास्ट है इंस्टेंसिव। ठीक है, ये आपके प्रोनाउंस के 10 प्रकार हैं, 10 भेद हैं प्रोनाउंस के।
अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होता है, ऐसे बारी बारी से हम सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो फर्स्ट पे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट नंबर अपना क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको कैसे हम पहचानेंगे, ये सब चीज़ों को देखते हैं। इसका डिफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन। पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो लिखा जाएगा ये पर्सनल प्रोनाउन ए पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू द पर्सन। जैसे इसका होगा ए पर्सनल प्रोनाउन रेफर टू द पर्सन, रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग द पर्सन, स्पीकिंग द पर्सन, स्पीकिंग द पर्सन टू आर स्पोकन अबाउट ए पर्सन। अर्थात कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन वह होता है कि जो बोलता है या जो सुनता है और या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब चीज़ें पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के हिंदी में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलने वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति से बात की जा रही है या जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जा रही है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, पर्सनल प्रोनाउन भी 2 प्रकार का होता है। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसके प्रकार हैं, 2 प्रकार का होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन? अब इसके भी 2 भेद होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन? एक सब्जेक्टिव एंड पहला ऑब्जेक्टिव। इसके भी 2 प्रकार हो गया। पहला हो गया सब्जेक्टिव, प्रोनाउन, और दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है, ए प्रोनाउन विच एक्ट एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वह होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कर्ता के रूप में काम करता है, उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव यानी वाक्य में सब्जेक्ट का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। सिंपली सी बात है। जैसे अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन वर्ड आएंगे आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन में? आपका जैसे इसको इस पे देते हैं पूरा, तब देखते हैं। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। पहले सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बताया था? सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? जो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्टिव हो जाता है, और उस सब्जेक्ट का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है। तो जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होगा? ए प्रोनाउन विच एक्ट एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे रेफर टू द पर्सन, इसमें पॉइंट हो जाएगा रेफर टू द पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? जो आदमी को रेफर कर रहा हो, आदमी को मतलब बता रहा हो,
रेफर टू द पर्सन में आई, मी, वी एंड अस, आई, मी, वी एंड अस, ये सब रेफर टू द पर्सन को डिनोट करेंगे, पर्सन को बताएंगे। उसके बाद से इसमें हो जाएगा रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग टू, इसका दूसरा पॉइंट, रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग टू, कौन हो जाएगा, यू, ठीक है। और इसका तीसरा में क्या हो जाएगा, रेफर टू द पर्सन आर थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट, रेफर टू द पर्सन और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट। अब देखिए इसमें कौन कौन हो जाएगा, ही, हिम, हिम, सी, हर, इट, मी, इट के बाद दे, देम, ठीक है। अब इसको कैसे हम समझेंगे, एक पहला क्या था, रेफर टू द पर्सन, आई, मी, वी, अस, इसके अंतर्गत आएगा रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग टू, किससे हम बात कर रहे हैं, यू। रेफर टू द पर्सन और थिंग्स बीइंग स्पोकन अबाउट, किसके बारे में हम बात करें, जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, मैंने तुमसे कहा वह एक अच्छा लड़का है, मैं मतलब आई, मैं मतलब आई, फर्स्ट रेफर टू द पर्सन, पर्सन को रेफर कर रहा है, एंड यू, मैंने तुमसे कहा यानी यू, ठीक है। ये मतलब किसके बारे में, मैंने, यहाँ पे तीन लोग आ रहे हैं, मैंने तुमसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का है, तो वह उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, यू, यानी तुमसे बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज क्या आती है, मी, आई, मी, वी, अस, यू, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इसका सबसे सिंपल फंडा ये है कि फर्स्ट पर्सन यानी मैं बोल रहा हूं, सेकंड पर्सन तुम सुन रहे हो, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने तुमसे कहा वह एक अच्छा लड़का है, मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन, ठीक है। अगला क्या होगा, इस तो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन था। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन के टू पार्ट थे ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में क्या आ जाएंगे, ए प्रोनाउन दैट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से वैसे बताया था जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो ऑब्जेक्ट होता है, और जो उसको डिनोट कर रहा हो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का डेफिनेशन इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ए प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे हिम, हर, इट, मी, अस, यू, देम। जैसे हिम, हर, इट, मी, अस, यू, इट, मी, अस, यू एंड देम। यू एंड क्या हो जाएगा लास्ट में, देम। ये सब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये किसी सेंटेंस में आते हैं, वहां पे जब सब्जेक्ट का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है तो यह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद से हमारा हो जाएगा दूसरा, ये तो प्रोनाउंस था, प्रोनाउंस के पर्सनल प्रोनाउंस के टू पार्ट यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए। अब हमारा प्रोनाउन का दूसरा नंबर क्या था, प्रोनाउंस का दूसरा नंबर क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था ना। प्रोनाउंस का सेकेंड जो पार्ट था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होगा,
जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। दूसरा मेरा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह होता है जो प्रश्न पूछता है, ठीक है। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। लिखिए इसका डेफिनेशन, आर दैट इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न का प्रकृति बताता है, प्रश्न कैसा है, क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, हु, व्हाट, व्हिच, हुम, हुज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड हु, व्हाट, हुम, व्हिच, इट इज। अभी हमने पढ़ा था WH क्वेश्चन, जो क्वेश्चन काइंड्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, ये सब आ रहे थे, तो वहाँ पे हम डिटेल नहीं बताए क्योंकि जिसका जो हिस्सा है उसी के बारे में हम बताएंगे। हु, व्हाट, हुम, व्हिच, etc जो भी हैं, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ये क्या है? ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसका जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए, व्हाट डू यू नो अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड। व्हाट डू यू, पहला एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप। कह रहा है कि व्हाट, यहाँ पे व्हाट जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। आप प्रोनाउन के बारे में क्या जानते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट पर्सनल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत काम कर रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फातिमा आस्क खालिद व्हाट ही न्यू अबाउट द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। फातिमा आस्क टू खालिद व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड, ठीक है। सेम तो यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ गया, व्हाट। ये व्हाट क्या हो गया? पर्सनल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया ना। ऐसे ही अब तीसरा रूप होगा प्रोनाउंस का। तीसरा रूप क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 प्रकार है ना, तो उसमें से हमने पहला पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब तीसरा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? जो अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित टाइम ना हो, निश्चित समय ना हो, निश्चित कोई प्रकार ना हो, निश्चित रूप रंग कुछ भी निश्चित ना हो, वह अनिश्चित कहलाता है, अर्थात उसे इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे तीसरा था ना पॉइंट, तीसरा चलिए लिखते हैं। तीसरा पॉइंट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का आपका डिफिनेशन क्या होगा? इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रेफर टू ए अनस्पेसिफाइड पर्सन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस इज ए प्रोनाउंस दैट रेफर टू ए अनस्पेसिफाइड पर्सन, थिंग्स, ठीक है। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा होता है जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चित जानकारी नहीं देता है, निश्चित एकदम सटीक जानकारी नहीं देता है, उसके बारे में अनुमानतः कुछ भी बता सकता है। एकदम सटीक जानकारी जहाँ पे न मिले वो आपका
वर्ड जो होगा वह इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आएगा। जैसे कौन कौन वर्ड ऐसे हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को शो करते हैं, बताते हैं। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हुज आर दिज बुक, नहीं सॉरी, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में इंडेफिनिट प्रोनाउंस के जो वर्ड हैं वो आते हैं ऑल, ऑल हो जाएगा एनीवन, एनीवन, बोथ, ईच, ईच के बाद आ जाएगा आपका एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के बाद आ जाएगा मेनी, मेनी के बाद क्या हो जाएगा नो वन, या इसके बाद आ जाएगा समवन, हैं, etc। ऐसे बहुत से वर्ड आ सकते हैं जो डिफिनिट चीज को बोध ना कराते हो, डिफिनिट चीज का वो ना करते हो। ऑल, ऑल से किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, सबका बोध हो रहा है। एनीवन, कोई भी, बात, सब, दोनों, ईच, प्रत्येक, एवरीबॉडी, सब लोग, मैनी, बहुत सारे, नो वन, कोई नहीं, समवन, कोई भी। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड आएंगे यह सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ऑल आर इनवाइटेड टू नाइट पार्टी, ऑल आर इनवाइट टू नाइट पार्टी। ठीक है, मतलब ऑल यहां सब कह रहा है कि आज रात वाली पार्टी में सब लोग आमंत्रित हैं, आज रात की पार्टी में सब लोग आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति को नहीं बता रहा है, सबको बता रहा है। वहां पे कौन क्या है, सबको बता रहा है, सबको एक ही बार बोल दिया कि आप सब लोग आज रात की पार्टी में आमंत्रित हैं। तो ठीक, तो यहाँ पे जो ऑल है क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ ना, क्योंकि यह निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, अनिश्चित, सबको बारे में बता रहा है, सबको बुला रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एवरी बॉडी इज वेलकम, एवरी बॉडी इज ए वेलकम। ठीक है, एवरी बॉडी यानी सब लोगों के यहाँ पे स्वागत है, आप रात की पार्टी में आइए, सबका स्वागत है। ठीक है, थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, एवरीबॉडी हैज टेक ए एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट, या ऑल ऑफ द सीनियर्स वेयर एक्साइटेड अबाउट ग्रेजुएशन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे, इससे लेके मेनी ऑफ द पर्सन्स लिव इन दिस विलेज, यहाँ पे इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, या समवन ब्रोक माई विंडो, किसी ने मेरी खिड़की तोड़ दी, या बात आर वेरी इंटेलिजेंट, या ईच ऑफ द बॉय वेयर पनिश्ड इन दिस गिल्ट, यानी इस अपराध में दोनों बच्चों को, प्रत्येक बच्चों को दंडित किया गया। ऐसे बहुत से सेंटेंस आप इसको लेके यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जहां पे आए ऑल में, ऑल, एनीवन, बोथ, ईच, एवरीबॉडी, मेनी, नो वन, समवन, इट इज, ऐसे जो भी वर्ड आए जो किसी निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वो सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा हो गया ये इंडेफिनिट। इस तरह से अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा में आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा लंबा भी है। चौथा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस की परिभाषा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब जो वाक्यों को आपस में जोड़ देता हो,
जो रिलेटिव प्रोनाउन वह होता है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता हो, जो रिलेशन बना देता हो, वह रिलेटिव प्रोनाउंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, या रिलेटिव प्रोनाउंस के मेन वर्ड कौन कौन है जो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड जो वाक्यों को आपस में जोड़ता है वह कौन कौन हो जाएंगे। पहला हो जाएगा हु, दूसरा हो जाएगा हुम, तीसरा हो जाएगा व्हिच, चौथा हो जाएगा हुज, पांचवा हो जाएगा व्हाट, और छठा हो जाएगा डैट ऑब्लिक एज। ये जो वर्ड हैं ये सब सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। ये सब जोड़ने वाला काम करते हैं, जोड़ने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो जब जहां जहां दो वाक्य को एक और दूसरा दोनों को आपस में लाके जोड़ दे तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड कहलाएंगे। आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कौन। इसका मतलब हु का मतलब होता है हिंदी, हु का मतलब जो, इसका हम कह सकते हैं जो, जिसे या जिस, ठीक है। हुम का मतलब क्या होता है, इसका भी वही होता है जिस या जिसे। व्हिच का मतलब क्या होता है, जो, जिसे या जिस। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी या जिसके। और व्हाट का क्या मतलब होता है, जो या जो कुछ। दैट का मतलब होता है जो या जिसे। अब इसका वाक्य में किस तरह से प्रयोग हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। पहला का देखते हैं, जिससे हुज, ये जो पहला है हुज, पहला हुज है ना, इसका द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। इसका एग्जाम्पल में द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु प्लेइंग इज माई सन। देखिए अब क्या कह रहा है, द बॉय हु इज प्लेइंग, द बॉय हु इज प्लेइंग माई सन, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा पुत्र है। यहाँ पे हु, ये क्या कर रहा है, रिलेशन, इसमें और इसमें रिलेशन स्थापित कर रहा है। इसमें द बॉय मतलब लड़का और खेलना, एक तो हो गया इधर लड़का, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। यहाँ पे यह डिनोट कर रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है और वाक्य को जोड़ भी रहा है, इसलिए यहाँ पे हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, दूसरा क्या है, हुम, द मैन हुम यू सा स्टडी वाज माई फादर्स फ्रेंड। दूसरा हुम का इस्तेमाल, द मैन हुम यू सा स्टडी इज माई फादर फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कर रहा है द मैन, उस आदमी, वह आदमी जिसको तुमने कल देखा था मेरे पापा के दोस्त थे। वह आदमी जिसे तुमने कल देखा था वह हमारे फादर्स के क्या थे, दोस्त थे, ठीक है। तो हुम क्या हो गया, रिलेशन बता रहा है ना, उस आदमी और मतलब इस आदमी के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुम क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे ही विच का क्या हो जाएगा, विच जो है द डॉग विच वाज बार्किंग इज मैड। विच का इस्तेमाल, इसका देखिए, द डॉग विच इज बार्किंग, द डॉग विच इज बार्किंग इज मैड, ठीक है। मतलब जो कुत्ता भौंक रहा है वह क्या है, पागल है। द डॉग विच इज बार्किंग इज मैड, जो कुत्ता भौंक रहा है वो कैसा है, पागल कुत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे विच, जो कुत्ता भौंक रहा है वह क्या है,
पागल है। तो यहाँ विच जो हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे ही अब हुज, हुज का नंबर आता है। हुज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं इसे। हुज, ये हो गया हुज। ठीक है, हुज क्या है? द बॉय हुज फादर लिव इन अमेरिका इज माई फ्रेंड्स। द बॉय हुज फादर लिव इन अमेरिका इज माई फ्रेंड। इसका चल रहा था हुज का। ठीक है, क्या है? द बॉय हुज फादर लिव इन अमेरिका, लड़का जिसके पिता अमेरिका में रहते हैं वह मेरा दोस्त है। लड़का जिसके पिता अमेरिका में रहते हैं वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हुज रिलेशन स्थापित कर रहा है, इसलिए हुज भी क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब व्हाट, व्हाट तो बहुत लोग पढ़ते हैं, व्हाट व्हाट हमेशा व्हाट रहता है। हाँ, उस प्रश्न में हम लोगों ने WH क्वेश्चन में ये सब वर्ड आए थे। WH क्वेश्चन और यस या नो क्वेश्चन जब पढ़े थे ये सब आए थे। वहाँ तो केवल, लेकिन डीपली चीज़ हम वहाँ नहीं पढ़े थे। हम केवल प्रश्न के बारे में पढ़े थे, कौन क्या पूछता है, कैसे उसका आंसर हम देते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे ये संबंध स्थापित कर रहा है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे अब व्हाट, व्हाट क्या होता है? व्हाट डू यू टेलिंग, व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट। जैसे कहा जाए व्हाट यू आर, नहीं क्या है? व्हाट यू आर टेलिंग, व्हाट यू आर टेलिंग इज राइट, यानी जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सही है। कह रहा है जो कुछ तुम बोल रहे हो वो सही है। तो यहाँ पे व्हाट क्या हो गया? व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ना। ऐसे ही डैट और एज, डैट और एज का भी यूज इसी तरह से किया जाता है। डैट और यूज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये भी वैसे ही रिलेशन स्थापित करता है। यह भी वही वाक्यों को जोड़ता है, वाक्य को पूरा करता है। इसका एग्जाम्पल डैट और एज कैसे, किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? द मैन डैट इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर्स फ्रेंड। जैसे द मैन, या स्केचिंग सही नहीं चल रहा है, स्केच का स्याही डीम हो गई ना, चेंज करते हैं। जैसे द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। ठीक है, द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड्स। डैट, डैट होगा, डैट, ये डैट द नहीं है, डैट है। डैट मैन स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड्स, यानी वो आदमी जो खड़ा है वह मेरा दोस्त है। क्या? वो आदमी जो खड़ा है वह मेरा दोस्त है। तो डैट वहां पे क्या कर रहा है? रिलेशन स्थापित कर रहा है मेरे में और उस व्यक्ति में। ठीक, ऐसे ही एज, एज का भी इस्तेमाल ऐसे ही किया जाएगा। एज का क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक सच पीपुल एज टेल ए लाई। एज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? एक मिनट, इसके थोड़ा देर चेंज करते हैं, ये सही है। एज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये तो डैट का इस्तेमाल हो गया। अब लास्ट है इसका रिलेटिव प्रोनाउंस का। हम बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें ये सब जो रिलेटिव वर्ड हैं सबका अलग अलग यूज पढ़ना था, इस वजह से थोड़ा बड़ा हो रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट है ये एज। एज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? एज का एग्जाम्पल क्या है? एज को हम कह सकते हैं आई डोंट लाइक सच ए पीपुल, आई डोंट लाइक सच पीपुल एज टेल ए लाई। आई डोंट लाइक
सच, आई डोंट लाइक सच पीपुल, सच पीपुल एज टेल ए लाई। मतलब मैं ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, यही था इसमें। इसके बाद चौथा के बाद क्या है, पांचवा। पांचवा कौन सा प्रोनाउन होगा? पांचवा आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पांचवा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। फिर यही मिल गया। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पे आधिपत्य जमाया जाता हो या उस पे अपना अधिकार प्रदर्शित हो रहा हो, अधिकार व्यक्त हो रहा हो, वो सब वर्ड पोजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट शो द ओनरशिप, अर्थात पोजेसिव प्रोनाउन आर द pronoun that show the ownership। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिस प्रोनाउन से किसी वस्तु पे अपना आधिपत्य प्रकट हो रहा हो, आधिपत्य प्रदर्शित हो रहा हो, जिस पे हमारा हक दिख रहा हो, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस के वर्ड कौन कौन से हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आपके वर्ड आ जाएंगे, वो कौन कौन वर्ड आ जाएंगे? हिज, हिज हो जाएगा। हर, हिज, हर्स, इट, माइन, आवर्स, इट, माइन, आवर्स। उसके बाद से योर्स एंड देयर्स, योर्स एंड देयर, ये सब वर्ड पोजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिज, हर, इट, माइन, आवर्स, योर्स, देयर, ये सब पोजेसिव प्रोनाउन के वर्ड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल क्या क्या होता है। इन सब वर्ड को लेते हैं एग्जाम्पल देखा जाएगा। पहला एग्जाम्पल कहा जाए, दिस इज कार, दिस कार इज माइन नॉट योर। एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन नॉट योर। यहां पे माइन क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, तुम्हारी नहीं है। यह कार मेरी है और तुम्हारी नहीं है, तो यहाँ पे माइन क्या हुआ? पोजीशन बता रहा है, उस कार पे अपना हक जता रहा है। यह कार मेरी है, तुम्हारी नहीं है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव माई बुक सो अली लेंट मी हिज। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? ये तो पहला था, दूसरा हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव माई बुक हैव माई बुक सो अली लेंट मी हिज, सो अली लेंट मी हिज। अब यहाँ पे हिज अभी हम पढ़े थे ना, तो रिलेटिव पोजेसिव प्रोनाउंस के कौन कौन वर्ड आते हैं, तो हिज, माइन, हर, देयर, दुनिया जहां जो भी था उसमें हम लिख दिए थे, आप देख लेना। तो लेंट कह रहा है कि आई डिड नॉट हैव माई बुक
मैंने अपनी किताब नहीं ला, हमने अपनी किताब, मेरे पास किताब नहीं थी, इसलिए अली ने मुझे अपनी किताब उधार दे दी। इसलिए अली ने मुझे अपनी किताब उधार दे दी। तो यहाँ पे हिज क्या हो गया, क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, उस किसका, उसका हक था ना, उस बुक पर किसका हक था, अली का हक था। ठीक है, तो हिज मतलब उसकी, उसने अपनी बुक मुझे उधार दे दी। ठीक, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। छठा, ज़्यादा वो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मेन चीज़ों को इसमें एक एक एग्जाम्पल के पढ़ा करके बता करके आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। छठा क्या था आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट काम करता है उसका प्रभाव खुद ही उसी के ऊपर पड़ता है। जो सब्जेक्ट इसमें जो कुछ भी करेगा उसका खुद प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा, ना कि किसी और के ऊपर। तो वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। जैसे इसके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के वर्ड कौन कौन हो जाएंगे, हिमसेल्फ हो जाएगा, हरसेल्फ के बाद इटसेल्फ के बाद क्या हो जाएगा, माई सेल्फ के बाद क्या हो जाएगा, योरसेल्फ। इसके बाद आवरसेल्फ एंड देयर सेल्फ। ठीक है, ये सब वर्ड किसके अंतर्गत आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पता चल जाएगा कि इसका प्रभाव कैसे हो रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है। कहाँ रो रहा है जी, है? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में पहला हो जाएगा सी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ। सी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ। जैसे वह इस समस्या का समाधान खुद करेगी, वह उस समस्या का समाधान खुद करेगी। तो सी के साथ हर लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हरसेल्फ। अगर ही होता, सी के साथ हरसेल्फ होगा, सी के साथ क्या लगता है, सी के साथ हर लगता है ना अपना इंग्लिश, ही के साथ अपना इंग्लिश हिज लगता है। अगर ही होता, ही कैन हैंडल द सिचुएशन हिज सेल्फ हो जाता। ठीक है, आई होता तो माई सेल्फ हो जाता, यू होता तो योर सेल्फ हो जाता, इट होता तो इट सेल्फ हो जाता, और दे होता तो देम सेल्फ हो जाता। ये देर सेल्फ नहीं, देम सेल्फ था, सॉरी। ठीक है, इस तरह से इसके और भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अपना की इंग्लिश जैसे कहा जाए, इसी में वो आता है। इसी के अंदर एक दूसरी चीज़ बता देते हैं, इसमें बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है। जैसे आई के साथ अपना, आई के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगी, माई। ठीक है, आई के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है, माई। जैसे आई रीड माई बुक, इसका हिंदी में क्या कहेंगे,
मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक। तो आई के साथ अपना इंग्लिश क्या होती है, माई, ठीक है। ऐसे ही यू के साथ क्या हो जाएगी, योर, यू रीड योर बुक, यू के साथ अपना इंग्लिश योर हो जाएगी। ही के साथ अपना इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिज, वह अपनी किताब पढ़ता है, ही रीड हिज बुक। ऐसे ही सी के साथ अपना इंग्लिश क्या हो जाएगी, हर, वह अपनी किताब पढ़ती है, शी रीड हर बुक। इट के साथ क्या हो जाएगा, इट्स। दे के साथ क्या हो जाएगा, देयर, वे अपनी किताब पढ़ते हैं, दे रीड देयर बुक। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये सब चीजों को लोग भूल जाते हैं, उल्टा सीधा यूज कर देते हैं, जिससे सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। हैं, इसको जानना जरूरी है, इसलिए हमने इसको इस पॉइंट में बता दिया। उसके बाद से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट हो गए, 3, इसको टेबलर कर लेते हैं। सब्जेक्ट में आई, यू, ही, सी, इट, वी एंड दे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाता है, मी। यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाता है, यू का यू ही रहेगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और सी का हर हो जाएगा, अभी बताया था। इट का इट्स हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, अस। और दे का क्या हो जाएगा, देम। ये सब जैसे आई जब सेंटेंस में यूज होके इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, मी के। यू का यू पे, ही का हिम पे, सी का हर पे, इट का इट्स पे, वी का अस पे और दे का देम पे, ठीक है। यानी दे का ऑब्जेक्टिव रूप देम होता है। ऐसे जो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है, इनका ऑब्जेक्टिव रूप सेकेंड कॉलम वाला होता है, ठीक है। आज जब रिलेटिव के रूप में इनका यूज किया जाता है तो ये हो जाता है, ये हो जाएगा माई सेल्फ, ठीक है। हाँ, आई का रिलेटिव प्रोनाउन में जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव था, ये रिलेटिव नहीं था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्सिव। तो आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, यू के साथ योर सेल्फ होता है, और हिमसेल्फ, इसका हिमसेल्फ होगा, इसका हर सेल्फ होगा, इसका इट सेल्फ, और इसका और सेल्फ, इसका देम सेल्फ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये तो छठा हो गया। सातवां पॉइंट क्या होगा, सातवां प्रोनाउंस कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, द प्रोनाउंस हु डेमोस्ट्रेट, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज की तरफ जो प्रोनाउंस इशारा करता हो, बताता हो, वह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपके जो वर्ड आते हैं वो कौन कौन वर्ड होते हैं, दिस, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये जो है सिंगुलर, और ये है प्लूरल, ठीक है। दिस जो है प्रेजेंट के लिए, पास के लिए, और दैट जो है दूर के लिए,
ये पास के लिए यूज होता है, ये जो है दूर के लिए यूज होता है। दीज प्लूरल में पास के लिए और दोज प्लूरल में दूर के लिए। ठीक है, बस इतना ही था ये। मैं आप एग्जांपल में दिस इज ए मार्कर, ठीक है, दैट इज ए विंडो। तो इस तरह से जो पास में है दिस, जो दूर में है दैट, जो पास में बहुत ढेर सारा है दिस और जो दूर में बहुत ढेर सारा है दोज। ठीक, आठवां क्या हो जाएगा आपका? डेमोस्ट्रेटिव तो हो गया ना। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट यूज्ड टू रेफर टू ए म्यूचुअल सेट ऑफ पीपल। हाँ, जैसे ईच अदर, ईच अदर्स, वन एंड अदर्स, यानी ऐसे जो चीज होते हैं वह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। जैसे एग्जांपल, वी नीड टू हेल्प वन एंड अदर टू सर्वाइव। वी नीड टू हेल्प वन एंड अदर टू सर्वाइव। मतलब ये जो वन एंड अदर है रेसिप्रोकल, एक दूसरे से संबंध, हमें जीने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के अंतर्गत आएंगे। नौवां जो है आपका, नौवां कौन सा था? इंस्टेंसिव, इंस्टेंसिव, INTENSIVE, इंस्टेंसिव प्रोनाउन। इंस्टेंटिव प्रोनाउन क्या होता है? हाँ, दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू प्लेस एम्फासिस ऑन सब्जेक्ट। ये जो इंस्टेंटिव प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट पे प्रेशर देते हैं, सब्जेक्ट पे दबाव देते हैं, जोर देते हैं, तो उन्हें हम इंस्टेंटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या होगा? एग्जांपल में एक देख लेते हैं। अब तो फिर जल्दी जल्दी हम वो कर रहे हैं, ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। यू योरसेल्फ मस्ट टू गो टू द पुलिस स्टेशन। यू, पहला एग्जांपल होगा इसका, यू योरसेल्फ, यू yourself must to, you yourself must go to the police station। मतलब तुम्हें पुलिस स्टेशन खुद जाना होगा, तुम्हें पुलिस स्टेशन खुद जाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब आपका इंस्टेंसिव प्रोनाउन और जो था उधर कौन था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन इसमें इंस्टेंसिव में सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर दबाव देता है कि नहीं तुम्हें खुद ही करना है, ये काम को तुम खुद करोगे। तो वहां पे जब सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिन वर्ड से, वह कौन सा होता है? इंस्टेंसिव प्रोनाउन होता है। लास्ट में आपका है, लास्ट में कौन सा प्रोनाउन आ गया था? क्या लिखे थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। बस लास्ट यही है, टाइम हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जिससे मतलब ये बोध होता है कि किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, एक मतलब सब लोगों में या जैसे भी हो उसको बांटने वाला जो वर्ड आएगा वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कौन कौन वर्ड आते हैं? हाँ, ईच, आइदर एंड नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के वर्ड क्या होंगे? ईच हो सकता है, आइदर हो सकता है या नाइदर। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के वर्ड होते हैं। जैसे कहा जाए नाइदर क्वेश्चन इज इजी। पहला एग्जांपल, नाइदर क्वेश्चन इज इजी। क्वेश्चन इज मतलब यहां पे नाइदर क्या है?
डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई भी प्रश्न आसान नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रश्न आसान नहीं है, या इच क्वेश्चन इज वेरी इजी, सभी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये सब वर्ड किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। बस इतना ही, नमस्कार। इसके अलावा जो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हों जो थोड़ा आपको कंफ्यूज पैदा कर रही हो, तो आप इसका एक वीडियो लगा हुआ है, पहले से वीडियो डाले हुए हैं, उसमें चूंकि टेक्स्ट वीडियो है आप केवल उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाकी ये तो आपका लेक्चर के रूप में था, उससे और इससे आप तालमेल बैठा करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, नमस्कार।